नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। कर्नाटक में हिजाब के विरोध और समर्थन में हुआ प्रदर्शन मंगलवार को काफी हिंसक हो गया। दावणगेरे में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, आंसू गैस भी छोड़ी, जबकि शिवमोगा और बागलकोट में भी पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। आपको बता दें, शिवमोगा और दावणगेरे में धारा 144 तक लगानी पड़ी। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला, ये पूरा प्रकरण तब शुरू हुआ जब उडुपी जिले के कुंडापुर में स्कूल और कॉलेजों में छात्राओं के हिजाब पहनने से उनको रोका गया। और इस पूरे विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज दोपहर को सुनवाई भी होनी है। पुणखे में एक छात्रा को देखते ही नारेबाजी शुरू हो गई। जवाब लड़की ने भी दिया। स्कूल प्रशासन ने उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। हिजाब के समर्थन और विरोध में शिवमोगा में हालात काबू से बाहर हुए। तो लाठीचार्ज के बाद धारा 144 लगा दी गई। यहां एक समूह ने स्कूल में भगवा झंडा फहराया। और यहां से कुछ दूर दावणगेरे में भी हालात बिगड़े। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और धारा 144 लगाई। कुछ ऐसे ही हालात बागलकोट में भी रहे। वहां भी धारा 144 लगानी पड़ी। ऐसा लगता है कि एसडीपीआई की सहयोगी संस्था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसके पीछे है। जांच के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। हालात बेकाबू होते देख मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के तमाम हाई स्कूल और कॉलेजेस 3 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों से शांति कायम रखने की अपील की है अपने आदेश के जरिए। साथ में यह हंगामा न करने का निर्देश भी दिया है। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन नेताओं ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए छात्रों को उलझा दिया है। वो छात्र जो कल तक एक ही साइकिल पर कॉलेज आते थे, एक दूसरे का लंच शेयर करते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। ये बेहद दुखद है और इससे ब्रांड कर्नाटक की छवि को भी काफी धक्का पहुंचा है। वो छवि जो इसने आईटी के क्षेत्र में बनाई थी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं कर्नाटक के मांड्या में दक्षिणपंथी समूह से घिरी बीबी मुस्कान न डरी न हार मानी। भगवा दुपट्टा पहने युवकों के एक बड़े गुट का उन्होंने अकेले सामना किया और प्रतिरोध किया। नारों के जवाब में नारे भी लगाए। एनडीटीवी से बीबी मुस्कान ने जो बात की आपको सुनाते हैं। Bibi, thank you very much for speaking to us. You were alone over there in this video. Were you not worried when you chose to confront these bullies around you? Sir, I was not worried. Actually, what happened is I was just want to submit the assignment. That's why I entered the college and they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. Have you seen any of the men before or are they outsiders? Somehow some members were from outsiders and also from 10% from college, but all were the outsiders. Our principal and all the lecturers have supported me. And supported me and protected me. And so Muskan, what we see that at one stage, you go into the college. Is that when the principal and teachers perhaps protected you to ensure that nobody hurt you? Yes, sir. Yeah. The principals, everyone has protected me so that no one hurts me just because all young stars were crowded me and
start giving the slogans as Jai Shri Ram and something blackmails like this. So all the principals, lecturers have supported me. Muskan, have you always worn a burqa or a hijab in this college? Yes, sir. All time, like from when I'm studying, all time I used to carry the burqa, hijab. But when I used to go for the class, I removed the burqa and I just carried the hijab. If you are not allowed to continue wearing a hijab, will you be able to continue your education in the same place, or will you continue your protests? Or So we will continue. We will wear hijab because it's a part of being a Muslim girl. right? So you will continue to protest if you are not allowed. That's my question. Yes, yes. Muskan, I'm just trying to understand your Hindu friends, for example. Did they oppose what is happening around you? Did they say that these are bullies trying to be aggressive with you? Yes, sir. They even supported us. They said it's your religion, it's our religion. You do follow, even we do follow. This all are from outsiders. तो बीबी मुस्कान को आपने सुना, वो कह रही थी कि बहुत से लोग जो घुसे थे, विरोध कर रहे थे, वो युवक जो हैं कॉलेज के बाहर के भी थे। बहरहाल रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए कांग्रेस पर हमले का जो सिलसिला लोकसभा में प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, कल वो राज्यसभा में भी जारी रहा। कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट का फैसला किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्लीज अंडरस्टैंड। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। कहा, गांधी जी कांग्रेस संगठन को खत्म करना चाहते थे। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा वंशवादी पार्टियों से है। कोरोना संकट के दौरान कांग्रेस नेताओं पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्रियों के साथ 23 बार बैठक कर केंद्र और राज्यों में एक साझा रणनीति बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर पहले कांग्रेसी सांसदों ने सदन में अपना विरोध जताया और फिर वॉकआउट कर गए। यही पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, यही पार्टी के लोग जेल में गए, यही पार्टी के लोग मरे, तभी तो इनको आज हम डेमोक्रेसी हासिल किए, संविधान बनाए, उसी के तहत आज प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति का अभिभाषण है, इस भाषण पे आप जो भी मुद्दे हमने उठाए उसका रिप्लाई दो। सिब्बल ने कहा, जिस स्टेशन पर मोदी जी चाय बेचते थे वो स्टेशन कांग्रेस ने ही बनाया था। ये तो मोदी जी की आदत हो गई है, इनको कोई कांग्रेस पार्टी से घृणा लगती है। गांधी जी कांग्रेस को डिसबैंड करना चाहते थे और गांधी जी और सरदार पटेल क्या कहते थे, इस पे बैन लगाना चाहिए आरएसएस पे। ये भूल गए? जिस सरदार पटेल की ये बात करते हैं वही सरदार पटेल ने बैन किया था आरएसएस को। इस देश का इतिहास क्या है इनको पता है? इस देश में आईआईटी कौन लाया था जिसकी आज ये तारीफ करते हैं? इस देश में आईआईएम कौन लाया था? इस देश में भाखड़ा नंबर किसने बनाया, डैम किसने बनाया था?
इस देश में भाभा एटॉमिक सेंटर किसने बनाया था? 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, उससे सत्ता पक्ष और प्रमुख विपक्षी दल के बीच खाई एक बार फिर बड़ी होती दिख रही है, जिसका असर संसद के बजट सत्र के बचे हुए कार्यकाल पर पड़ सकता है। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया संसद में, राहुल गांधी ने उस पर निराशा जताई, कहा कि वो कांग्रेस से डरते हैं। कांग्रेस पर जिस तरह से हमला बोला उन्होंने, कांग्रेस को लगातार निशाने पे रहते रहे, कांग्रेस को लेकर बात करिए। लगातार सारी समस्याओं के लिए उन्होंने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, यहाँ तक कहा कि कोरोना जो देश में कांग्रेस ने फैलाया है। डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है। उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, उनके रिश्ते हैं, उनके मित्र हैं, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। लेकिन वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा, मतलब पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में। मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। एक तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है। दिल्ली में चुनाव भले ही ना हो, लेकिन यहां के बाजार में चुनावी रंग जरूर है। हालांकि तमाम दलों के पोस्टर, बैनर और झंडे बेचने वाले सदर बाजार का रंग कोरोना की पाबंदी और डिजिटल प्रचार ने फीका कर दिया है और चुनावी कारोबारियों के लिए अब इकोनॉमिक पैकेज की मांग हो रही है। असली लोकतंत्र यहाँ है। पार्टियों के झंडे, बैनर सब गले मिल रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आरएलडी, निर्दलीय सब साथ साथ। ये चुनावी सामग्री का बाजार है, लेकिन इस बार धंधा मंदा है। 5 साल पहले जो बिजनेस 5,000 करोड़ का हुआ करता था, वो अब सिमट के 600-700 करोड़ का रह गया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से जो रैलियां होती थी जिसमें सामान जाया करता था, उसकी वजह से सामान की भी कमी पड़ी है। यही वजह है कि जो बिजनेस कम हो गया है। सदर बाजार में चुनावी सामग्री की कई दुकानें हैं, मगर बदलते वक्त और नई तकनीक ने प्रचार के पुराने तरीकों की जरूरत पर चल रहे बाजार और कारोबार पर गहरा असर डाला है। कोरोना की मार झेल रहे अब ऐसे कारोबारियों के लिए इकोनॉमिक पैकेज देने की बात हो रही है। एक बड़े अनुमान के मुताबिक लगभग जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लगभग 2 से 2,500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अब यदि विधानसभा चुनावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही केवल 160 करोड़ का कारोबार, और पंजाब की बात करें तो लगभग कुल मिलाकर के 20 से 25 करोड़ रुपए का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और ये वो कारोबार है जिसकी तरफ किसी की निगाह नहीं है। हमारा आग्रह केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से है कि इस कारोबार करने वाले लोगों को कोई न कोई इकोनॉमिक पैकेज देना चाहिए। मुद्दों, दावों और वादों के दम पर जमीन पर लड़े जाने वाले चुनाव के लिए सजे इस दुकान में सब सामान है और यहाँ सब एक सामान है। विरोध जमीन पर है, पर यहाँ सब साथ साथ हैं। जीत किसी की हो, किसी की हार, पर यहाँ है महामारी की मार। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। अमृतसर की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है और यहाँ पे एक कड़ा मुकाबला लोग कह रहे हैं कि होने वाला। अभी हमारे साथ नवजोत सिंह सिद्धू साहब है। सिद्धू साहब, आपने क्यों कंसीड किया परसों? क्यों मान गए आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं हो? यार, ये मेरा सवाल ही नहीं है। इसमें मेरा सवाल कहाँ से आता है? हाईकमांड ऑल इन ऑल है। देयर विश इज माई कमांड, दैट्स ऑल। तो क्या बात हुई आपकी राहुल गांधी से जब आप इकट्ठे एक गाड़ी में थे और जाखड़ साहब गाड़ी चला रहे थे? जरूरी है कि जो बंद कमरों की बातें हों वो मीडिया के थ्रू मैं दुनिया को बताऊं? शिष्टाचार नहीं है दोस्त। तो सिद्धू साहब, अब क्या अगला स्टेप क्या होगा? ये लोग तय करेंगे। हम लोगों को फरियाद करेंगे, अपनी बात रखेंगे, पंजाब मॉडल वो रखेंगे, लोगों के लिए एक नीतिबद्ध, योजनाबद्ध तरीके से माफिया को मार के, उसके पेट को चीर के, उसका पैसा स्टेट के खजाने में डाल के, सेंट्रल स्कीम्स में डाल के, उसे डबल करके लोगों के वेलफेयर के लिए लगाएंगे। वी वांट पंजाब टू बी अ वेलफेयर स्टेट। रियल चैलेंज, असली चुनौती मार्च के बाद शुरू होगी और सरकार को 5 साल ये लड़ाई लड़नी होगी। और अगर मुझे
तथ्य निकालना है, सार निकालना है, तो सार ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के पंजाब की हर समस्या का हल इनकम है, और इनकम माफिया मारे बिना नहीं आएगी। सिद्धू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है? ये सिद्धू मॉडल नहीं है, ये पंजाब मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। क्या है वो? सिद्धू जैसे हजारों लोग हैं, लेकिन पंजाब एक ही है, समझे? मेन एंड वेमेन इन फ्लैश एंड ब्लड विल कम एंड गो। जो भावना से, निष्ठा से, नियत से पंजाब को अच्छी नीतियां दे गया बजटरी एलोकेशन के साथ, और पंजाब का उत्थान करने में सामर्थ्य दिखा गया, असली शूरवीर वही है, और उसी की इज्जत होगी। यहां पदों की बात नहीं है, यहां पंजाब के उत्थान का सरोकार है, और वो लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि सिद्धू आखिर मान क्यों गए? भाई हद हो गई यार। क्या तुम टीआरपी चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि सिद्धू ना मानता फिर तुम कहते जी सिद्धू इनडिसिप्लिन है, फलाना है, ढमका? ये चाहते हो? नहीं होगा। ये तुम्हारा सपना था, टूट गया। तो लोग नवजोत सिंह सिद्धू की वचनबद्धता को जानते हैं। सिद्धू ने कभी गुटखा साहब को उठा के कस्में नहीं खाई। कस्में खाने वाले हमेशा उन्हें तोड़ते हैं, झूठे हैं। गुरु गोविंद सिंह के निर्देश के अनुसार इंसान की जबान का भरोसा होना चाहिए, समझे? रघुकुल रीत सदा चली आई, वही रामायण में है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सिद्धू अपने वचन निभाता है, और ये सारा अमृतसर जानता है। लेकिन आप ये बताइए, आपने उनको ललकार के, क्या आपको लगता है आज के दिन? किनको ललकार के? मजीठिया को। मैंने ललकारा? आपने बोला यहां से लड़ो। भैया मैंने कहा, वो खुद आया। क्यों आया? क्योंकि माफिया का सरगना है। क्योंकि ये कहता मुझे मोहब्बत सिखाने आया। इसको पूछो, जब लोगों की कुटाई करता था, लाखों पर्चे डलवाता था, वो मोहब्बत थी? इसको पूछो, इंस्पेक्टर के गोली मारी, उसकी छाती पे चढ़ के तांडव किया, वो मोहब्बत थी? चांद कौर बीबी इनके राज्य में मरवाई, वो मोहब्बत थी? गुगनेजा साहब जैसे कितने प्रचारक, वो मोहब्बत था? बसें छीनी किरपान रख के, संदीप ट्रांसपोर्ट जाओ, माधो के ट्रांसपोर्ट 40-40 बसें उनकी छीनी, बिजनेस छीने, ढाबों के बिजनेस में फिरौती की, वो मोहब्बत थी? 2 बसों से 6000 बसें बनाई, वो मोहब्बत थी? पंजाब के सारे होटल मार के सुख विलास, पंजाब के दुखों पे इन्होंने सुख विलास जैसे 5 स्टार होटल बनाए, वो मोहब्बत थी? 3 पीढ़ियां हमारी नाश हुई, एक टेररिज्म में नाश हुई, दूसरी इसने नशे के दरिया में नाश कर दी, और आज फाइनेंशियल बैंक्रप्सी की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ ड्रग्स, राइट, लैक ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटी, ये 3 चीजों के लैक से, मेरे हिसाब से इन चीजों की कमी से हम लोगों ने एक और पीढ़ी को खोने का एक ऐसा कगार खड़ा कर दिया है, जहां 70,000 करोड़ के एसेट बिक चुके हैं पंजाब के। कोई सिद्धू खड़ा होगा, कोई सिद्धू इन लोगों को समझाएगा, तो हजूरे वाला हमारा सामान अडानी की बंदरगाह पे 2500 किलोमीटर दुबई से क्यों जाए, 22 किलोमीटर क्यों ना जाए? यही है ये चालसाजी। अगर कराची मुंबई खुला है तो भाई अमृतसर वो क्यों नहीं खुल सकता? पिछली बार भी आपके सर्वे वर्वे 110 सीटें, केजरीवाल सारा पंजाब तेरे नाल। तो क्या हुआ? कुकड़ी के पंखों की तरह बिखर गया था झाड़ू, और मैं खड़ा हुआ था विधानसभा में, केजरीवाल ये क्या बना तेरे साथ, समझा? 20 सीट पे रह गए थे। कि ये लोमड़ी चालाक, ये जुर्रत वाले शेर के आगे खड़ी नहीं हो सकती। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि 46 लाख पढ़ा लिखा आदमी हूं, इसलिए ठोकता हूं, दुम दबा के भागता है, इसको ललकारता हूं क्या बहस कर, और ये भागता है दुम दबा के गीदड़ की तरह। इसको आज कहता हूं 46 लाख सवारी थी सीएनजी की बसों में, आज 25 लाख है। जो मेट्रो 3.5 फेज खत्म कर गई थी शीला दीक्षित, आज वो 4 नहीं कर पाया। ये 2 से 23 ग्रीन कवर करके गई थी शीला दीक्षित, ये 23 से 24 नहीं कर पाया। डींगे हाँकता है, खुखू करता रहता है, एक मफलर लगा के बहरूपिया बन के घूमता रहता है, और इसके पल्ले क्या है? 2002 में एक सरप्लस स्टेट था इसके पास, ये 5 लाख करोड़ के कर्जे में दबा हुआ है, कहता है रेत से निकाल लूंगा। 3000 करोड़ आज तक कोई निकाल नहीं सका, और ये 20,000 निकालेगा। शराब के बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि दीप मल्होत्रा और पौंटी चड्डा को गिरवी रखा हुआ है। तो हजूरे वाला ऐसे आदमी को पंजाबी कैसे वोट डाल देंगे जो रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाना चाहता है? सिद्धू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अशोक माले के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं एक ऐसे विवाद से जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और छात्रों के भविष्य पर और उनकी पढ़ाई पर प्रभाव डाल रहा है। कर्नाटक में हिजाब के विरोध और समर्थन में हुआ प्रदर्शन मंगलवार को हिंसक हो गया। दावणगेरे में पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस भी छोड़ी, जबकि शिवमोगा और बागलकोट में भी पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। शिवमोगा और दावणगेरे में धारा 144 लगानी पड़ी। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं सरकारी आदेश के बाद। ये प्रकरण तब शुरू हुआ जब उडुपी जिले के कुडापुर में स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को हिजाब पहनने से रोका गया। इस पूरे विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में दोपहर सुनवाई भी होनी है। पुड़खे में एक छात्रा को देखते ही नारेबाजी शुरू हो गई। जवाब लड़की ने भी दिया। स्कूल प्रशासन ने उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। हिजाब के समर्थन और विरोध में शिवमोगा में हालात काबू से बाहर हुए। तो लाठीचार्ज के बाद धारा 144 लगा दी गई। यहां एक समूह ने स्कूल में भगवा झंडा फहराया। और यहां से कुछ दूर दावणगेरे में भी हालात बिगड़े। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और धारा 144 लगाई। कुछ ऐसे ही हालात बागलकोट में भी रहे। वहां भी धारा 144 लगानी पड़ी। ऐसा लगता है कि एसडीपीआई की सहयोगी संस्था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसके पीछे है। जांच के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। हालात बेकाबू होते देख मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के तमाम हाई स्कूल और कॉलेजेस 3 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों से शांति कायम रखने की अपील की है अपने आदेश के जरिए। साथ में यह हंगामा न करने का निर्देश भी दिया है। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन नेताओं ने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए छात्रों को उलझा दिया है। वो छात्र जो कल तक एक ही साइकिल पर कॉलेज आते थे, एक दूसरे का लंच शेयर करते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ पत्थरबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। ये बेहद दुखद है और इससे ब्रांड कर्नाटक की छवि को भी काफी धक्का पहुंचा है। वो छवि जो इसने आईटी के क्षेत्र में बनाई थी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई का। निहाल, आज स्थिति कैसी नजर आ रही है? हालांकि स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है, क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर यह कहा है कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। किसी को भी स्ट्रीट में हुड़दंग हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए। तो जाहिर है कोर्ट के आदेश का सब लोग आदर करते हैं, इसलिए यहाँ पर फिलहाल उम्मीद की जाती है कि शांति व्यवस्था कायम रहेगी। और सरकार ने जो 3 दिनों के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया है, इसका भी सीधा असर दिखेगा। लेकिन स्कूल कॉलेजेस बंद करने का फैसला अगर सरकार 1 हफ्ता पहले कर लेती तो शायद इस दौरान कोई इसका शांतिपूर्ण सॉल्यूशन निकल आ सकता था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सरकार चाहती थी, ऐसा लगता है कि माहौल इस तरह का बने, क्योंकि इससे पोलराइजेशन होगा और अगले साल यहाँ पर चुनाव होने हैं। और इस तरह का यहाँ पर देखिए तो कई सारे वो ऐसे इंसिडेंट रहे हैं जहाँ पर चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी को हो या जेडीएस की हो, जब भी पोलराइजेशन का मौका आता है तो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में इस तरह का पोलराइजेशन बिल्कुल आम बात है। लेकिन ये बहुत ही दुखद है, जो मैंने अभी बताया भी और आपने ये स्टोरी दिखाई भी, कि वो छात्र जो एक साथ एक दूसरे का सुख दुख साझा करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, एक साथ खेलते थे, लंच एक दूसरे का शेयर करते थे,
एक साथ बैठते थे, आज वो एक दूसरे के खिलाफ भड़क गए। इनमें जो एक दूसरे के लिए जो नफरत पैदा हो रही है, ये न देश के लिए अच्छा है, न इन छात्रों के लिए अच्छा है। राजनेताओं को ये समझना चाहिए। जी निहाल, ये भी जानना चाहेंगे कि जिन कॉलेजों और स्कूलों में इतना जो आपसी रंजिश दिख रही है, कहीं पे कोई सामने आ रहा है, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्या उन कॉलेजों के छात्र ही हैं वो, या बाहर के लोग भी आ रहे हैं इन कॉलेजों में? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो छात्र आपस में इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो क्या एक दूसरे के खिलाफ पत्थरबाजी कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं? और इतना बड़ा छात्रों का मास मोबिलाइजेशन बगैर राजनीतिक संगठनों, बगैर जो स्टूडेंट यूनियंस है, इन सभी राजनीतिक दलों के, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीएस हो या एसडीपीआई हो, इन लोगों का जो राजनीतिक संगठन है, बगैर उनके समर्थन के इतना ज्यादा मास मोबिलाइजेशन नहीं हो सकता। और पुलिस ही ये बता सकती है कि इसमें कितने छात्र हैं और कितने बाहर के लोग हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें ये भीड़ करती हुई दिख रही है दोनों ही तरफ से, लगता नहीं है कि वो सभी छात्र हैं। ऐसा लगता है कि बाहर के लोग इसमें ज्यादा हैं, छात्र कम हैं, क्योंकि जो छात्र पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे, वो क्यों ऐसे मामलों में सामने आएंगे? तो जाहिर है कि मास मोबिलाइजेशन हुआ है और इसमें सभी राजनीतिक दल और उनके जो संगठन है वो शामिल है। हालांकि राजनीतिक दलों के से जुड़े हुए जो विद्यार्थी संगठन है, उन्होंने अपने आप को आधिकारिक तौर से, खास करके बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, इसके जो संगठन है, उन्होंने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने इनकार किया है, लेकिन इतना बड़ा मास मोबिलाइजेशन बगैर उनके समर्थन के नहीं हो सकता। तो राजनीतिक वजह हैं इन प्रदर्शनों की, लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि आज 2:30 बजे इस पर सुनवाई होने वाली है हाईकोर्ट पर। इस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया। उधर कर्नाटक के मांड्या में दक्षिणपंथी समूह से घिरी बीबी मुस्कान न डरी नहीं हार मानी। भगवा दुपट्टे पहने युवकों के एक बड़े गुट का उन्होंने अकेले सामना किया जब उन्होंने घेर लिया और उनकी सामने नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसका उन्होंने प्रतिरोध भी किया और नारों का जवाब नारों से दिया। एनडीटीवी से बात की है बीबी मुस्कान ने। Bibi, thank you very much for speaking to us. You were alone over there in this video. Were you not worried when you chose to confront these bullies around you? Sir, I was not worried. Actually, what happened is I was just want to submit the assignment. That's why I entered the college and they were not allowing me to go inside just because I was carrying the burqa. Yeah. So they were not allowing me. Somehow I came inside. After that, they start shouting and start giving the slogan as Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Then I started to scream as Allahu Akbar. Have you seen any of the men before, or are they outsiders? Somehow some members were from outsiders and also from 10% from college, but all were the outsiders. Our principal and all the lecturers have supported me. And supported me and protected me. And so, Muskan, what we see that at one stage, you go into the college. Is that when the principal and teachers perhaps protected you to ensure that nobody hurt you? Yes, sir. Yeah. Principals, everyone has protected me so that no one hurts me, just because all youngsters were crowded me and start giving the slogans as Jai Shri Ram and something blackmails like this. So all the principals, lecturers have supported me. Muskan, have you always worn a burqa or a hijab in this college? Yes, sir. All time, like from when I am studying, all time I used to carry the burqa, hijab. But when I used to go for the class, I removed the burqa and I just carry the hijab. If you are not allowed to continue wearing a hijab, will you be able to continue your education in the same place, or will you continue your protests? Or no, we will continue. We will wear hijab because it's a part of being a Muslim girl. Right. So you will continue to protest if you're not allowed. That's my question. Yes, yes. Muskan, I'm just trying to understand your Hindu friends, for example. Did they oppose what is happening around you? Did they say that these are bullies trying to be aggressive with you? Yes, sir. They even supported us. They said it's your religion, it's our religion. You do follow, even we do follow. This all are from outsiders.
और कर्नाटक के बाद हिजाब के मसले पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के एक बयान से इस मामले को और तूल मिल गया है। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को बयान दिया कि अब मध्य प्रदेश में स्कूलों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्कूली शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि स्कूलों में बच्चों को स्कूल ड्रेस में ही आने की अनुमति दी जाए। इसे लेकर भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध जताया है। नहीं, मध्य प्रदेश में हिजाब का मामला नहीं आया, मध्य प्रदेश में गणवेश का मामला आया है। और हम मध्य प्रदेश में हमारे शासकीय स्कूलों में अभी एक समानता नहीं थी, रूपता नहीं थी। कहीं कहीं गणवेश तय था, ड्रेस कोड सब दूर लागू नहीं था। इसलिए हम, क्योंकि अभी अच्छे स्कूल बना रहे हैं, सुविधा युक्त स्कूल बनाने का काम हमारा चल रहा है, उसमें ड्रेस कोड भी एक विषय है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और अगले सत्र से हम समानता के लिए और अनुशासन के लिए ड्रेस कोड को लागू करें। लेकिन जब ड्रेस कोड लागू हो जाएगा तो फिर बच्चों को वही उसमें आना पड़ेगा। अभी ना तो प्राचार्यों पर इतना दबाव रहता है, ना बच्चों पर कि वो इस प्रकार से वो पहन कर आए। दिल्ली में चुनाव नहीं है, लेकिन वहां के बाजारों में चुनावी रंग जरूर है। सदर बाजार की दुकानों में तमाम दलों के पोस्टर, बैनर और झंडे बिकते हैं। हालांकि कोरोना की पाबंदी और डिजिटल प्रचार ने इस रंग को थोड़ा फीका कर दिया है और ऐसे हालात में इनके लिए एक चुनावी पैकेज, माफ कीजिएगा, इकोनॉमिक पैकेज की मांग कर रहे हैं इस चुनावी मौसम में छोटे कारोबारी। असली लोकतंत्र यहाँ है। पार्टियों के झंडे, बैनर सब गले मिल रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, आरएलडी, निर्दलीय सब साथ साथ। ये चुनावी सामग्री का बाजार है, लेकिन इस बार धंधा मंदा है। 5 साल पहले जो बिजनेस 5,000 करोड़ का हुआ करता था, वो अब सिमट के 600-700 करोड़ का रह गया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से जो रैलियां होती थी जिसमें सामान जाया करता था, उसकी वजह से सामान की भी कमी पड़ी है। यही वजह है कि जो बिजनेस कम हो गया। सदर बाजार में चुनावी सामग्री की कई दुकानें हैं, मगर बदलते वक्त और नई तकनीक ने प्रचार के पुराने तरीकों की जरूरत पर चल रहे बाजार और कारोबार पर गहरा असर डाला है। कोरोना की मार झेल रहे अब ऐसे कारोबारियों के लिए इकोनॉमिक पैकेज देने की बात हो रही है। एक बड़े अनुमान के मुताबिक लगभग जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है। अब यदि विधानसभा चुनावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही केवल 160 करोड़ का कारोबार, और पंजाब की बात करें तो लगभग कुल मिलाकर के 20 से 25 करोड़ रुपए का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और ये वो कारोबार है जिसकी तरफ किसी की निगाह नहीं है। हमारा आग्रह केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से है कि इस कारोबार करने वाले लोगों को कोई ना कोई इकोनॉमिक पैकेज देना चाहिए। मुद्दों, दावों और वादों के दम पर जमीन पर लड़े जाने वाले चुनाव के लिए सजे इस दुकान में सब सामान है और यहाँ सब एक सामान है। विरोध जमीन पर है, पर यहाँ सब साथ साथ हैं। जीत किसी की हो, किसी की हार, पर यहाँ है महामारी की मार। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी बीप्स में सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक पुलिस वाले का वीडियो जिसे लेकर वो खूब वाहवाही बटोर रहा है। दरअसल अमेरिका के कोलोराडो में एक पुलिस वाले ने जलती कार से उसकी खिड़की तोड़कर उसके अंदर मौजूद एक कुत्ते की जान बचाई। Dog in the car. In the car. Hey, come on, buddy. Come on. Hey, come on, man. Hey. Get up, dude. Come on. Come on. Oh no. Oh my God. Oh yeah. उधर बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर मौजूद एक भिखारी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल होने की वजह उसके भीख मांगने का तरीका है, अलग ही अंदाज है। इस वीडियो में देखिए आखिर क्यों वायरल हो रहे हैं राजू पटेल।
तमिलनाडु में एक जोड़े ने भारत में पहली मेटावर्स शादी की है। डिजिटल दुनिया में हैरी पॉटर की थीम पर यह शादी हुई। इस शादी में दूल्हा दुल्हन के साथ उनके मेहमानों के वर्चुअल अवतार नजर आए। इन दिनों सोशल मीडिया पर Hyundai बॉयकॉट की मांग हो रही है। Hyundai की आंच में अब KFC और पिज्जा हट भी आ चुके हैं, लेकिन ये बॉयकॉट आखिर क्यों हो रहा है, जानिए पूरा मामला। इंडिया में ट्विटर पर बॉयकॉट Hyundai, बॉयकॉट पिज्जा हट, बॉयकॉट KFC क्यों ट्रेंड कर रहा है? एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। हाय, मेरा नाम है अरुण सिंह और पाकिस्तान के एक Hyundai डिस्ट्रीब्यूटर के अनवेरिफाइड अकाउंट Hyundai पाकिस्तान ऑफिशियल से एक ट्वीट हुआ जिसमें सपोर्ट किया गया कश्मीर सॉलिडारिटी डे को, जो पाकिस्तान में 5 फरवरी को मनाया जाता है। एंड इट सपोर्टेड व्हाट इट कॉल्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और इसके बाद भारत में ट्विटर पर #बॉयकॉट Hyundai ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा कि इनकी कार्स बॉयकॉट कर देनी चाहिए। और वहीं किया मोटर्स क्रॉस रोड हैदराबाद, एक और पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट, वहां के भी उसके भी सिमिलर मैसेज वाले ट्वीट्स जो हैं उसके स्क्रीनशॉट्स वायरल होने, ट्रेंड होने शुरू हो गए। इंटरेस्टिंगली Hyundai इज द पेरेंट कंपनी ऑफ किया मोटर्स। तो संडे को Hyundai मोटर्स ने क्लैरिफिकेशन और अपॉलॉजी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट की। लिखा, India is second home to the Hyundai brand and we have zero tolerance policy towards insensitive communication and we strongly condemn any such view. वहीं उन्होंने कहा कि ये unauthorized कश्मीर पोस्ट were done by independently owned distributor in Pakistan. तो जो ओरिजिनल ट्वीट है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसे डिलीट कर दिया गया है। और उसके बाद और भी कई कंपनीज के स्क्रीनशॉट ट्रेंड हुए विद सिमिलर मैसेजिंग, जैसे KFC पाकिस्तान, पिज्जा हट पाकिस्तान, और इन कंपनीज की इंडिया वर्टिकल्स ने भी अपॉलॉजी जारी की है। तो जितनी भी कंपनीज हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी में, KFC, पिज्जा हट, किया, Hyundai, भारत में काफी बड़ी हैं। पिज्जा हट और KFC दोनों सब्सिडरीज हैं US बेस्ड यम ब्रांड्स की। दूसरी तरफ जो Hyundai है वो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर है आफ्टर मारुति सुजुकी इंडिया। ये भारत में 12 मॉडल सेल करती है, इंक्लूडिंग वेरी पॉपुलर क्रेटा एंड वेन्यू। ट्वीट करते हुए फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ही रेज्ड द Hyundai इशू विद हिज साउथ कोरियन काउंटरपार्ट। वहीं इन अ स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इंडिया वेलकम्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बट फॉरेन कंपनीज कैनॉट पुट आउट फॉल्स एंड मिसलीडिंग कमेंट्स अबाउट इंडिया सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने राज्यसभा में कहा, वी हैव आल्सो आस्क्ड देम टू बी मोर फोर्सफुल इन देयर अनइक्विवोकल अपॉलॉजी ऑन दिस इशू। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। दिस इज अरुण सिंह फॉर NDTV। कोरोना काल में जब शादियों पर पाबंदी थी, तब मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के सिरोंज जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत 5000 से ज्यादा शादियां करवा डाली गईं। 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटने का दावा किया। और बात यह है कि कागज में शादीशुदा बुजुर्ग तो छोड़िए, भाई बहन बच्चों तक की शादी करा दी गई। मामले में जनपद CEO सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। CEO साहब सूबे के एक ताकतवर मंत्री के रिश्तेदार हैं। शाजिया की बड़ी बहन की शादी 13 साल पहले हुई। शाजिया की 9 साल पहले। मां नेत्रहीन है। गांव के कुछ लड़के शौचालय दिलवाने के बहाने कागजात ले गए, अंगूठा लगवा लिया। 2-3 दिन पहले पता लगा कि मुख्यमंत्री निकाह योजना के नाम पर इनके खाते में 1 लाख रुपए आए और चले गए। न शौचालय बना, न पैसे मिले। 4 लोग आए थे कोई भोपाल से, उन्होंने कहा कि आपकी दोनों बेटियों के नाम के पैसे निकाल लिए किसी ने। ये कागज तो बहुत दिन पहले ले जा चुके। कितने दिन पहले? कम से कम 2-1 साल हो गए। अच्छा, कौन ले गया कागज आपसे? कोई लेटरिंग के बहाने से ले गया, कोई किसी बहाने से ले गया। ना वो लेटरिंग का पैसा मिला, ना कुछ का मिला, ना कुछ का मिला। और मैं तो ब्लाइंड हूँ, मुझे तो दिखता भी नहीं, ना मैं कहीं जाती ना। कुछ अंगूठे वगैरह भी लगवा लिए थे? हाँ, अंगूठे लगवाए थे कागज। ये लोग आए मेरे पीछे, मैं भोपाल में था, इनसे अपने कागज ले जाके इनको भोपाल सिरोंज भी ले गए। इनको एक कागज इनके जो है वो
ले जा करके और कहाँ दिए मुझे तो मालूम नहीं। आने का पता लगा अभी 3-4 दिन से अभी जो टीम आ रही है भोपाल से, तो उन्होंने हमें बताया कि आपके कैसे निकल गया, आपको मालूम नहीं है, हमें पता नहीं सर। राजपुर के बालकिशन की बिटिया ने तो खुद से प्रेम विवाह किया, फिर भी बिचौलिए ने 51,000 रुपए स्वीकृत करवाने की बात कही। बालकिशन को 10-12 हजार रुपए दिए, बाकी खुद रख लिया। कागज लगा के और पैसे हिल दिए उनने। और का किसने हिल ली? अरे जी मतलब कर्मचारी है यहाँ वाले। अच्छा, क्या कह दिया था आपसे? अरे पैसे जल्दबाज नहीं करते हम पैसे नहीं अपन व्यक्ति के पैसे गए। कितने दिए आपको? 10-12 हजार। गोरेलाल मजदूरी करते हैं। 2 बच्चियों की शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में करवाई। कहते हैं सारे कागजात बिचौलिए ने ले लिए, बोला आधी रकम देंगे लेकिन मिला कुछ नहीं। डरते हैं शिकायत की तो गुंडे तंग करेंगे। मुझसे कहा गया था कि आप बच्चियों के कागज मागज दे दो, ये सब दे दो, हम तुम्हारे लाने पैसे निकलवा देंगे। मैंने कहा अच्छा आधे हम लेंगे आधे तुम्हें देंगे। तो मैंने बोला चलो भैया ठीक है आधे दे दूंगा, आधे मुझे दे दिए। फिर मैंने खाता खुलवाया फैनो बैंक का और एटीएम कार्ड और खाता दोनों उन्होंने रख लिए। और मैंने जब बोला कि भैया निकल डल गए हूँ तो निकलवा दो, कह लगे तुम्हारे खाते में होल्ड लगा है वो नहीं खुल रहा। एक भी पैसा नहीं दिया उसने, पापा जी को ले गया। अभी तो वैसे ही अनपढ़ रहेंगे तो वे क्या जाने कैसे का होता है बैंकों में, कितने से का होते है। सुबह लेके और खाता खुलवा दिया, एटीएम बनवा लिया उसने, एटीएम के द्वारा सारे पैसे निकाल लिए दोनों बहनों के। अच्छा, फिर आपने शिकायत वगैरह कहीं नहीं की? नहीं, हमने इसलिए नहीं की कि अब वो पैसे वाले लोग हैं और अपन गरीब लोग का मेहनत मजदूरी करने वाले का, वो मकान वाले अपन झोपड़पट्टी में रहने वाले, इसीलिए डर के मारे कुछ नहीं किया। दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के तहत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों को विवाह सहायता योजना में 51,000 रुपए स्वीकृत किए जाते हैं, लेकिन सिरोंज में तो इसके नाम पर बंदरबाट हो गई। जांच दल ने पाया कि एक ही हितग्राही परिवार को 3-3 बार योजना का लाभ दे दिया गया, जबकि योजना में प्रावधान एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों को सहायता देने का है। जिन लोगों को योजना का लाभ देना दिखाया गया उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सबसे पसंदीदा योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना का विदिशा तहसील के सिरोंज में बंदरबाट हुआ है। किसी बच्ची की 9 साल पहले तो किसी बच्ची की 1 साल पहले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राशि निकाल ली गई। किसी को आधी मिल सकी तो किसी को आज भी नहीं मिल सकी। इस मामले को खुद बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने विधानसभा में उठाया था, जिसके जवाब में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया था कि 1 साल में सिरोंज जिला पंचायत में 5,976 लोगों को 30 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि दी गई है। कोरोना काल में साल भर में एक तहसील में हजारों शादियों पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी हैरत जताई थी। मामले में राज्य के कद्दावर मंत्री के रिश्तेदार सिरोंज जनपद पंचायत सीओ शोभित त्रिपाठी और 2 बाबुओं को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है। सरकार कह रही है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार रसूखदारों को बचाने में जुटी है। हम मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में 0 टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं। व्यवस्था में यदि कहीं गलती होती है, कहीं में पता लगता है तो हम तत्काल कार्रवाई करते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण है जो प्रकरण की आप बात कर रहे हैं। हम कटिबद्ध हैं मध्य प्रदेश में सुशासन के लिए और इसीलिए हम काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं में यदि कोई अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और वो बख्शा नहीं जाता। कोरोना काल में भी घोटाले शिवराज सरकार के चालू रहे, भ्रष्टाचार चालू रहे। किस प्रकार से कन्या विवाह की राशि में फर्जीवाड़ा किया गया और ये सारा मामला सामने आने के बाद जो भाजपा की गुटबाजी एक बार फिर चरम पर सामने आ गई है। ये रैकेट इतना शातिर था कि उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जाता था जिनके 5 से 7 बच्चे हैं और जो अनपढ़ हैं, ताकि दस्तावेज देने के बाद राशि न मिलने पर भी वो इस डर में शिकायत न करें कि दूसरी सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे। अनपढ़ होने के कारण ऐसे परिजनों ने पुलिस थाने में जाकर कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। 90 गांवों तक दलालों ने नेटवर्क बना रखा था। हर मामले में इन दलालों को 15 से 20,000 रुपए तक दिए जाते थे। मध्य प्रदेश में 52 जिले और 428 तहसील हैं। सिर्फ एक तहसील में मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के नाम पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है। जरा सोचिए, अगर व्यापक स्तर पर जांच हुई
तो फिर आपकी जेब पर पड़े डाके और गरीबों के हक की लूट की क्या तस्वीर बनेगी। फिलहाल सूत्रों का कहना है कि 11 बैंक और उनके कर्मचारी जहां से राशि निकाली गई है वो भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। सिरौन से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, एनडीटीवी इंडिया। और आइए एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सी ऐसी वो खबरें हैं जिन पर रहेगी आज हमारी नजर। आप इनके लिए YouTube चैनल पर वोट भी कर सकते हैं। पहली बड़ी खबर कर्नाटक की ही है, जहां पर हिजाब का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसकी सुनवाई आज दोपहर में कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी होगी। इसके अलावा दूसरी खबर MP से, जहां पर सरकार की तरफ से बयान आया है कि वहां पर यूनिफॉर्म ही लागू रहेगी और हिजाब पर क्या हो सकता है बैन, इस पर चर्चा है। इसके अलावा तीसरी खबर सिद्धू ने जो कहा है कि उनका अगला कदम लोग तय करेंगे, इस पर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। चौथी खबर ये कि Hyundai मोटर के एक ट्वीट के बाद उसको बहिष्कार की जो धमकी मिली, उसके बाद उसने क्यों मांगी है माफी। पांचवी खबर मेघालय से, जहां पर कांग्रेस के 5 MLA ने बीजेपी की बैकिंग वाले मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का हाथ थाम लिया है।